Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start chapter number 5, states of matter. In the previous section we have to learn about Avogadro law, Charles law, and the various type of laws that we have already learned about, okay, and you need to go through it. So today we are going to start the most important law, that is ideal gas equation. Clear? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. यानी कि आइडियल हमने क्या बोला था कि जो आइडियल गैस वो होते हैं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है. तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन मतलब ये 3 लॉ को कंबाइन करके हम देख चुके हैं. तब 3 लॉ को कंबाइन करने के बाद जो एक सिंगल इक्वेशन बनता है, तीनों लॉ को कंबाइन करने के बाद जो एक सिंगल इक्वेशन बनता है उसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. तो देखो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू व्हाट बॉयल्स लॉ कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, कि जब भी हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक है. तो उसमें मतलब T एंड N था, ठीक है. तो उसमें क्या था कि V इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज़ योर बॉयल्स लॉ. ये हमने क्या देखा था, बॉयल्स लॉ में देखा था, ठीक है. ये हम देख चुके थे. लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट था जिसमें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स यानी N में देखे, ठीक है, तो उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था. दैट मीन्स ये आपका चार्ल्स लॉ था, ठीक है. ये हम देख चुके थे. आया समझ में? क्लियर होगी बात? तो ये हम पहले देख चुके हैं कि ये हमारा चार्ल्स लॉ था. अब उसके बाद एट कांस्टेंट P एंड T मतलब प्रेशर और टेम्परेचर, तो जब भी ये दोनों कांस्टेंट होते हैं तो V वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ दी मोल्स मॉलिक्यूल्स, सो दैट इज एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो, ठीक है, लॉ. ये 3 चीज़ें हम देख चुके हैं ना बेटा. अब इन तीनों चीज़ के बेसिस पे मैं आप लोगों को अभी क्या बताने वाली हूँ, अभी जो बताने वाली हूँ दैट इज़ कंबाइंड फॉर्म इक्वेशन का. क्लियर? तो देखो इसको आप कंबाइन करो तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो आपका क्या होगा. यस, आपके पास जो इक्वेशन बनेगा दैट इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाई P. देखो क्यों. अब एक चीज़ आप समझो, हमें ये चीज़ समझना है कि हमारे पास क्या है, V है. क्लियर? सब में देखो V आ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन है. क्लियर? अब देखो एक डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, N से प्रोपोर्शनल है. V जो है हमारा यहाँ पे वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है बेटा, यहाँ पे N से और उसके बाद T से. तो NT ऊपर आएगा क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर से है, तो इस वजह से इन्वर्सली के लिए हम P नीचे लिखेंगे. क्लियर हो गई बात? तो कंबाइन इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया. इसके बाद अगर मुझे इस कांस्टेंट को हटाना होता है तो दैट इज़ R NT अपॉन P. हम जानते हैं कि जब भी हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखो कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट ज़रूर आता है. क्लियर? और वही कांस्टेंट हमारा क्या है, R है. ये बात पक्की. तो यहाँ पे जो R है इसका मतलब क्या हुआ, R मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. R मतलब क्या हुआ आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है. ये आपकी वैल्यू आ गई. क्लियर हो गई बात? तो ये हमारी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये वैल्यू गिवन है. अब उसके बाद हमारे पास इससे एक इक्वेशन फाइनलाइज हो जाती है, दैट इज़, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 5.6 को रीअरेंज कर रहे हैं. तो रीअरेंज करने पे आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, आपकी जो इक्वेशन बनती है वो देखो PV इज इक्वल टू NRT. आप ज़रा देखो प्रेशर को इधर लेके चले जाओ, PV इज इक्वल टू NRT. क्लियर? तो PV इज इक्वल टू NRT. तो यही हमारा क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू NRT जो है वो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, फाइनलाइज्ड इक्वेशन कहलाएगा. ओके. अब इसके बेसिस पे आपका P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स जो भी है, R मतलब आपका गैस कांस्टेंट, T मतलब आपका टेम्परेचर. ओके. यस. अब उसके बाद हम यहाँ से R को सब्जेक्ट बनाए तो अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, PV अपॉन NT.
ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद आर आपका गैस कांस्टेंट है जो कि सेम होता है हर एक गैसेस के लिए, और जिस आर जो गैस कांस्टेंट है उसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में। इस आर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर? चलो अब यहाँ पे जो हमने बात की ये वाली इक्वेशन, आर वाली इक्वेशन की, पी वी इज इक्वल टू एन टी वाला, ठीक है, वो इक्वेशन क्या शो करता है कि जो वैल्यू जो है आर की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अपॉन यूनिट्स पे, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन्वॉल्व है। ठीक है, उसको मेजर करता है ना, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में जो हमें पता है, और फोर्थ कैन बी कैलकुलेटेड, और फोर्थ को हम कैलकुलेट करते हैं। ये एन मतलब हम कैलकुलेट करते हैं, और 3 वैल्यूज़ हमें फिक्स पता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ हम कैलकुलेटेड करते हैं, तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे जो एन होगा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ एनी गैस, विल हैव दी सेम वॉल्यूम, है ना। तो उस टाइम पे सेम वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम कितना होगा? एन आर टी अपॉन पी। यहीं से आप सब्जेक्ट ले लो। क्लियर? तो ये वॉल्यूम हो गई जिसमें एन आर टी एंड पी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये याद रखो। तो ये तीनों हमारे काम आएंगे। सो ये इक्वेशन हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग? आर की अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से इक्वेशन ले सकते हो, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ। यस, तो हमारे पास इक्वेशन आई थी अभी वॉल्यूम के बेसिस पे एन आर टी बाई पी, जिसमें एन आर टी एंड पी कॉन्स्टेंट है। सो ये इक्वेशन क्या होता है? एप्लीकेबल है किसी भी गैसेस के लिए। और क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें जो बिहेवियर होता है गैस का वो अप्रोच कर जाता है आइडियल बिहेवियर, यानी उसी के जैसा बिहेवियर देता है। अगर मैं बात करूँ 1 मोल, मतलब अगर वॉल्यूम की बात करती हूँ, अगर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस लेती हूँ अंडर STP कंडीशन, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो आपको पता है कि 273.15 केल्विन आपका टेम्परेचर होगा, 1 बार आपका प्रेशर होगा, 22.7 लीटर आपका वॉल्यूम होगा। क्लियर? तो ये जो आर की जो वैल्यू होगी 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और उन कंडीशन पे जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली बोला हो STP। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो याद रखना है कि हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या था, याद करो। तो हम जानते हैं आर का जो फॉर्मूला था वो क्या था? PV अपॉन NT, ये फॉर्मूला था हमारा। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? प्रेशर आपको 10⁻1 बार, मतलब क्या होता है 10⁻1 बार STP पे है, तो R कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो 1 बार मतलब 10⁻5 पास्कल हो गया। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना बोला है मैंने आपको? 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर? ये ले लो, ये ले लिया। अब उसके बाद नीचे आपका N आएगा, N मतलब 1 मोल ले लो, STP की बात है, 273.15 केल्विन। क्लियर? तो ये आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 8.314। देखो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब है ना आर की वैल्यू है ना अलग अलग आती है अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स के हिसाब से। अगर आप पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में लेते हो 8.314 लेना होता है। क्लियर? अभी देखो, अब मैं एक और है इसमें 8.314 इंटू 10⁻⁻²। अगर आप लेते हो बार, लीटर, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है, तो आप अगर ये यूनिट लेते हो तो आपको इस टाइप से प्रेशर अप्लाई करना है। अगर आप 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, अगर आप 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स में लेते हो तो कुछ इस टाइप से आपको एक्सप्रेस करना है आर की वैल्यू। ठीक है, तो ये STP कंडीशन पे हमने देखा कि STP कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आर की वैल्यू जो होगी वो 8.20 हो जाएगी। याद रखो STP पे 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM, 0 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 1 ATM पे क्या होगी? ATM मतलब एटॉमिक, ये ATM क्या है? अपना प्रेशर का था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर के लिए हम यूज़ करते थे ATM, तो 1 ATM में यानी दैट मीन्स क्या हो गया हमारे लिए? जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी दैट इज़ आर की 8.20578 इंटू 10⁻² लीटर, ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपको लर्न हो जानी चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो एक रिलेशन बताता है। अलग अलग 4 वेरिएबल्स हमने देखे, PV, NT, वो अलग अलग देखा। ठीक है, 4 रिलेशन देखे, वेरिएबल्स देखे, और वो डिस्क्राइब करता है कि कोई भी स्टेट बता सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्टेट ऑफ गैस, एनी गैस, दैट इज़ द इक्वेशन बता सकता है आपको कि इक्वेशन कौन से स्टेट में है हमारी, दैट इज़ आइडियल गैस यही वाला आइडियल गैस बता पाएगा।
अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आइडियल गैस इक्वेशन की, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास रिलेशनशिप हमने देखे, वेरिएशंस देखे वेरिएबल्स में, तो उसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, वो फिक्स अमाउंट ऑफ, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर जो होता है वो एक फिक्स अमाउंट है, हमने गैस का लिया जो दैट इज़ वेरी फ्रॉम T1, V1, P1। अगर मान लो क्या होता है कि किसी एक के लिए ले रहा है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए क्या होगा, T1, V1 एंड P1। सेम वे T2, P2 एंड V2, ऐसा होगा। तब मैं क्या लिख सकती हूँ इक्वेशन, ज़रा ध्यान से समझना, कंबाइंड फॉर्म की बात कर रही हूँ अभी मैं। अगर मैंने कोई भी एक गैस लिया है तो उसमें क्या करना है मुझे, कोई फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रही हूँ, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात करें तो उसमें टेम्परेचर T1 ही होगा, V1 होगा, वॉल्यूम P1, प्रेशर होगा। सेम वे T2, V2, P2, ठीक है। तो याद रखो, हमने ध्यान रखना था P1 V1 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू NR, ये पहले के लिए ले लिया, एंड ये वही इक्वेशन इसी से, ठीक है। और ये P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू NR, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों के लिए ले लिया है मैंने, अब इनको कंबाइन कर दो, इनको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये जो इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, ये आपका आइडियल गैस का कंबाइंड फॉर्म का इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इक्वेशन है आइडियल गैस के लिए। न्यूमेरिकल्स में आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, ये इक्वेशन यूजफुल है एकदम। अब यहाँ पे देखो, अलग अलग 5 ऐसे वेरिएबल हमें पता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो वैल्यू अननोन वेरिएबल की है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, किससे, 5.19 यही वाले इक्वेशन से। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, इक्वेशन, कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। आपको आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू NRT याद रखना है। और जब भी मैं कंबाइन की बात करती हूँ तो P1 V1, दो अगर गैसेस की हो रही है बात, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा उसके लिए। सो PV NRT आपका आइडियल, PV इज इक्वल टू NRT आपका आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएगा। उस पे से भी हो गए न्यूमेरिकल्स, और उसके बेसिस पे कंबाइंड गैस इक्वेशन है वो भी आपका यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में। सो ये हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, ओके। सो इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम गिवन है वो हम करेंगे, तो ज़रा ध्यान से समझना। हमारे पास प्रॉब्लम 5.3 गिवन है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, तो वो देखते हैं प्रॉब्लम 5.3 में क्या बोला है। 5.3 क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। 5.3 में ये है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास 760 mm ऑफ Hg है प्रेशर, अ गैस ऑक्यूपाई, मतलब 600 ml वॉल्यूम। तो हमारे पास देखो टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर 760 mm Hg है वो भी गिवन है, और वॉल्यूम 600 ml भी गिवन है, तो किसी एक के लिए। सो व्हाट विल बी प्रेशर आपको निकालना है। जब बोला है हाइट, व्हाट विल बी द प्रेशर एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर आपका, मतलब किस हाइट, मतलब कितना प्रेशर होगा जहाँ पे टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है, वॉल्यूम 640 पहुँचता है, ठीक है। अब देखो दो केस थे हमारे, एक में तो तीनों गिवन था, एक में सिर्फ आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम ही गिवन था, यानी आपको प्रेशर निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 वाला फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। देखो P1 आपका क्या है, 760 mm Hg, ठीक है, ये गिवन है। V1 आपका क्या है, वॉल्यूम 600 ml गिवन है। और T1 आपका क्या है, T1 क्या 25 डिग्री सेल्सियस बोला था आपको, क्लियर। तो उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दो, तो 25 प्लस 273, तो क्या आएगा, आंसर आएगा 298 केल्विन, ठीक है। अब उसके बाद T2, सॉरी V2 क्या है आपका 640 ml, T2 क्या है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसको 10 प्लस 273 कर दो तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट 283 केल्विन। आया समझ में, ठीक है, 283 298, क्लियर। चलो तो अब डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है और तो कुछ करना नहीं है हमें, तो लगा देते हैं P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2, क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ से P2 को सब्जेक्ट बना दिया, P1 V1 प्रेशर निकालना था, T2 डिवाइड बाय T1 V2, इसको आप सब्जेक्ट बनाओ पता चलेगा। क्या करोगे, इसको इधर लेके जाओ, P1 V1 T2 अपॉन में V2 T1, क्लियर हो गई बात। फिर बस डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना। हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है, 760 है, 600 है, इंटू 283 केल्विन है,
ठीक है। और नीचे T1 V2 की वैल्यू है 640 इंटू 298, ठीक है। सब पुटअप किया, 676.6 mmHg प्रेशर है, तो पीछे mmHg लगाना मत भूलना। सो ये आपका क्या होगा, आंसर आएगा। क्लियर। तो जब भी आप प्रेशर की बात करते हो तो आपको याद रखना mmHg यूनिट लगानी कंपलसरी है। तो ये था आपका आंसर। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद देखना आपका जो टॉपिक आता है डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंसेस, तो उसके बारे में अभी हम देखते हैं क्या है। सो डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस में हम देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते थे क्या था। अगर मैं उसको थोड़ा PV NRT था, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था हमारा, PV NRT था। क्लियर हो गई बात। अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूँ, है ना, रीअरेंज थोड़ा सा कर दूँ, तो अगर मैं इसको ऐसा भी कर सकती हूँ ना, N/V क्या ले रही हूँ यहाँ पे ध्यान देना, N/V इज इक्वल टू P/RT, ऐसे में ले सकती हूँ ना आइडियल गैस इक्वेशन को। तो किस वे में हुआ, देखो ये N/V इधर लेके आए, P/RT को इधर ले लिया, समझ में आई बात, ठीक। तो इस वे में इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम n को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखो n क्या है, n मतलब आपका क्या था, याद करो, नंबर ऑफ दी मोल्स। n मतलब क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स होता था। तो यहाँ पे हम n रिप्लेस n बाय, मतलब किससे रिप्लेस करेंगे, क्या, m/m, मतलब ये क्या था, आप जानते थे ना कि नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, है ना। यानी कि आपको n मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स है, और उसका फॉर्मूला ही हमें पता है कि गिवन वेट मतलब आपको जो गिवन वेट गिवन होगा, मतलब आपका सब्सटेंस का जो मास गिवन होगा वो आप ऊपर लिखोगे, और उसका मॉलिक्यूलर मास, जैसे वाटर है तो 18 आता है, तो उस मॉलिक्यूलर मास आप नीचे लिखोगे। तो फॉर्मूला बन गया गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो हम इसमें रिप्लेस करके देखते हैं क्या बनता है। तो हमें देखो क्या मिलता है, चलो रिप्लेस करते हैं इसको, M/M V। देखो n की जगह मैंने यहाँ पे ये लिख दिया M/M, और ये V एज इट इज़, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या होगा, P/RT। ये तो ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। अब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो D/M। अब देखो ये क्या होता है, मास, ये मास है हमारा, ये मास, ये वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो गया, और ये m आपका एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद P/RT, ये तो एज इट इज़ चला, P/RT। क्लियर। अब यहाँ पे D क्या है, D मतलब डेंसिटी, ओके बच्चों। तो D डेंसिटी हो गया यहाँ पे। अब वापस और थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसी इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को, तो हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा टू कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ दी गैस। तो देखो हम यहाँ से थोड़ा इक्वेशन को अरेंज करते हैं, तो हम इजीली मोलर मास निकाल पाएंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। सो देखो हमारा जो आंसर आएगा मोलर मास के लिए, तो वो हो जाएगा M दैट इज इक्वल टू, ये देखो मोलर मास के लिए हम इजीली मोलर मास जब भी बोले तो डायरेक्ट, अगर हमारे पास डेंसिटी है, R है, T प्रेजेंट है, प्रेशर है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो आप लोग। तो मोलर मास फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, द मोलर मास ऑफ द गैस, तो उसके लिए आपका ये डायरेक्ट हो गया DRT/P, तो ये मोलर मास निकल जाएगा। अब उसके बाद डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आता है, वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। सो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या आता है, इसमें हम प्रेशर्स की बात करेंगे। तो ये जो लॉ है वो किसके बेसिस पे था, कौन सा साइंटिस्ट था, जॉन डेल्टन था, 1801 में दिया था, याद रखो, जॉन डेल्टन 1801, ठीक है। तो जॉन डेल्टन नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1801 में दिया था। ये लॉ ये बताता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो सुनना ध्यान से, कि द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reactive gases in equal to the sum of the partial pressure of individual gas। मतलब कि अगर मान लो हमारे पास जो भी टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब जो टोटल प्रेशर बनेगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ दी पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब मान लो दो हमारे पास दो गैसेस की बात हो रही है, तो टोटल निकालना होगा तो क्या करेंगे, P1 + P2 करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दूँ, ये आप याद रखना,
ये इसका स्टेटमेंट है। फिर से बोल रही हूँ, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, मतलब कि जो भी टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये जो दूसरे जो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, क्योंकि उसकी तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज क्या है कि यहाँ पे टोटल प्रेशर लेना है, तो वो टोटल प्रेशर आपका दैट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस बनेगा P1 + P2। सो ये जो प्रेशर यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे जो हम देखने को दिख रहा है, तो ये जो प्रेशर विच दीज गैसेस वुड एग्जर्ट, ये जो प्रेशर जो ये गैस एग्जर्ट करते हैं, अगर वो एनक्लोज होते हैं सेपरेटली सेम वॉल्यूम में और अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर में भी, तो क्या होता है ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें प्रेशर एग्जिबिट कर जाता है या एग्जर्ट कर जाता है इंडिविजुअल गैस में, जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्लियर? वर्ड ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर का मतलब ही ये होता है बेटा कि जब भी प्रेशर इन ये जो हम यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं वो एनक्लोज करता है अलग अलग सेपरेटली सेम वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, सो उसमें क्या होता है जो प्रेशर एक्सर्ट करता है गैसेस वो इंडिविजुअली करता है, तो दैट इज़ व्हाट पार्शियल प्रेशर। मैथमेटिकली अगर मैं इसको बताऊँ तो देखो P टोटल इज इक्वल टू P1 + P2 + P3 प्लस डॉट 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 चलता ही रहता है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पे P टोटल जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब P टोटल का दैट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। P टोटल मतलब अलग अलग मिक्सचर लिया है गैसेस का, वो उनको मिक्स करते हैं तो टोटल बनता है, तो दैट इज क्या बोला है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, एंड P1 P2 P3 आर द पार्शियल प्रेशर, ये तीनों क्या है, पार्शियल प्रेशर है ऑफ दी गैसेस। आ गया समझ में? अब गैसेस तो देखो जनरली क्या होता है, कलेक्टेड ओवर वाटर इजीली मिल जाता है, क्योंकि देयर फॉर मॉइस्ट होते हैं, क्योंकि आप देखते हो मॉइस्ट में जनरली क्या होता है, गैसेस कलेक्ट होता है वाटर के ऊपर, है ना, और देयर फॉर क्या होता है, मॉइस्ट धुंध प्रेजेंट हो जाती है, आप देख सकते हो ये चीज़। तो हम क्या बोलते हैं, विंटर्स में देखते हैं ना ये चीज़, हम ठंडियों में तो क्या होता है कि हम जनरली हमें धुंध दिखाई देती है, दैट मीन्स गैसेस के ऊपर क्या हो गया, वाटर प्रेजेंट हो गया, मॉइस्ट, जिसे हम कहते हैं धुंध। सो प्रेशर जो होता है ड्राई गैस, मतलब कोई भी ड्राई गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम कैलकुलेट करें तो उसमें आपको वेपर प्रेशर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वाटर का, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो टोटल प्रेशर में से। तब जाके जब आप वेपर प्रेशर को सेपरेट मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, तो विच कंटेन वाटर वेपर ऑल्सो, तो उसमें वाटर वेपर भी आ जाएगा। तो प्रेशर एक्सर्ट, जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है सैचुरेटेड वाटर वेपर, उसी को हम एक्वस टेंशन कहते हैं। देखो एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन, ठीक है। एक्वस टेंशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा देखो जो भी प्रेशर एक्सर्ट करा रहा है सैचुरेटेड वाटर वेपर, यानी कि एक लेवल पे एक वेपर बन रहा है, दैट मीन्स एक्वस हो गया, एक्वस टेंशन। यानी कि हम कह सकते हैं ड्राई गैस आया, ड्राई गैस को जो भी हमने कैलकुलेट किया उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वेपर प्रेशर में से, मतलब उसमें से सॉरी वेपर प्रेशर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रॉम द किस में से, टोटल प्रेशर में से, तो टोटल में से आपने वेपर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, जिसमें ऑलरेडी क्या कंटेन करता है, वाटर वेपर ऑल्सो, वाटर वेपर तो प्रेजेंट ही है। अब ये प्रेजेंट है, दैट मीन्स प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो तो सैचुरेटेड वाटर वेपर होगा, दैट इज़ व्हाट एक्वस टेंशन। और एक्वस टेंशन जो होता है वाटर का वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे ड्राई गैस की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो P प्रेशर जो होता है ड्राई गैस की बात करती हूँ अगर मैं, तो क्या होता है, दैट इज़ P टोटल में से मैंने आपको क्या बोला था, वेपर प्रेशर सॉरी एक्वस टेंशन माइनस कर देते हैं, ठीक है, एक्वस टेंशन माइनस किया। क्लियर? तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग टेबल में गिवन है 5.3 में, आप देखोगे तो वैल्यूज़ हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हम ये चैप्टर 1 में भी पढ़ रहे हैं एक्चुअल में अभी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखें तो सपोज करो कि कोई भी एक टेम्परेचर T है जहाँ पे 3 गैसेस एनक्लोज्ड है, जिसमें वॉल्यूम क्या है, V है, ठीक है। वो एक्सर्ट कर रहा है पार्शियल प्रेशर P1 P2 एंड P3, 3 गैसेस तो अलग अलग प्रेशर होंगे P1 P2 P3 रिस्पेक्टिवली, तब जाके हमारी पास जो वैल्यूज़ होगी वो भी तो अलग होगा। मान लो P1 के लिए क्या होगा, nRT/V, इसको N1RT कर दो, समझ गए, N1RT/V।
P2 के लिए कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पार्शियल प्रेशर N2 RT/V। सेम वे P3 के लिए कितना एक्सर्ट करेगा, दैट इज N3 RT/V। क्लियर हो गई बात, है ना। ये तीन होंगे जहाँ पे N1, N2 एंड N3 आर द नंबर ऑफ द मोल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दीज गैसेस, ठीक है। ये नंबर ऑफ द मोल्स है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको डेल्टन लॉ बताया था, तो उसमें टोटल हम निकालेंगे ना, डेल्टन्स लॉ की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स टोटल प्रेशर। तो देखते हैं कैसे निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, P टोटल निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टन है, टोटल प्रेशर है। तो P1 + P2 + P3 तीन के लिए अलग अलग ले लिया, ओके। अब उसके बाद देखो हमने क्या किया था, N1 RT/V, N2 सारी वैल्यूज़ ही पुटअप कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया है, N3 RT/V। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये सभी वैल्यूज़ पुटअप कर दी। हमारे पास जो N1 + N2 + N3 इनको साइड में ले लो, क्यों, क्योंकि RT/V तीनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, ओके। ये बात पता चल गई। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग P1 by P टोटल। ये आपका क्या था, कांस्टेंट था सब में, तो उसको बाहर निकाल दिया बाय ऑन। तो ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई। V थोड़ा अच्छे से लिखता है, यस। तो ये इक्वेशन आ गई, ऑन डिवाइडिंग P1 by P टोटल V गेट। तो हम P टोटल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमको P1 को हम यहाँ पे, ये क्या था, प्रेशर की बात कर रही थी, टोटल प्रेशर। तो P1 को हम P टोटल से डिवाइड कर देते हैं। सो हमारे पास N1, तो N1 को भी करना पड़ेगा, N2 + N3 तीनों में, ठीक है, तो वो कर दिया। और RTV डिवाइड बाय RTV। अभी देखो ये चीज़ क्या हुई यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ। तो मैंने डिवाइड किया है P1 को बाय P टोटल, तो वही है यहाँ पे, आप ये P टोटल को, ये P1 ले ली, तो P1 को P टोटल से डिवाइड किया। तो यहाँ पे N1 पहला, N1 भी लेना ही पड़ेगा ना, P1 ले रहे हैं तो N1 भी लेना ही पड़ेगा, N1 बाई N टोटल से भी डिवाइड कर दिया। सेम वे हमने यहाँ पे क्या लिया है, RTV, ठीक है। तो RTV बाय RTV वो तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है, तो वो ले लिया हमने। अब उसके बाद इनको सॉल्व करने बैठे हैं आप, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, दैट इज़, देखो कुछ N1 अपॉन, ये तो आपका कैंसिल हो गया पूरी तरह से, ठीक है, N1 अपॉन N1 + N2 + N3, ये तो वैल्यू है ही यहाँ पे गिवन, क्लियर। इसको आप N1 ले लो, है ना, और ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका N है। N मतलब ही तो आपका क्या होता है, N1 + N2 + N3 नंबर ऑफ द मोल्स। तो N1 अपॉन N ले लिया। इसको मैं क्या ले रही हूँ, इसको मैं X1 ले लेती हूँ, क्या लेती हूँ, मोल फ्रैक्शन। आपको पता है नंबर ऑफ द मोल्स ऊपर भी आ गए, नीचे भी आ गए, दैट इज मोल फ्रैक्शन X। तो यहाँ पे N का मतलब वेयर N = N1 + N2 + N3। N मतलब ये N1, ये इसका मतलब क्या हुआ, N1 + N2 + N3, क्लियर। और यहाँ पे जो X है उसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस। इसको मैंने क्या बोला, X को मोल फ्रैक्शन। आप जानते हो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, दोनों मोल्स में ही होते हैं, नंबर ऑफ द मोल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो X का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, आया समझ में। X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैसेस। अगर ये X1 बोला है ना, तो X1 के लिए पहला गैस का बोल दो, ठीक है, लेकिन आप 1 2 नहीं लगाते हो तो क्या होता है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन ही कहलाता है, आया समझ में। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। उसके लिए आपका प्रेशर अगर देखना हो तो आप क्या लिखोगे, X1 × P टोटल, समझ में आया। प्रेशर अगर देखना हो तो क्या लिखोगे, P1 X1, ये रहा X1 × P टोटल लिख दोगे। सिमिलरली अदर गैसेस के लिए आप लिखोगे, अदर गैसेस मतलब P2 = X2 × P टोटल, ठीक है। सिमिलरली P3 के लिए भी लिखोगे, P3 के लिए क्या लिखोगे, X3 × P टोटल, ये लिखोगे P3 के लिए। तो हमारा एक कंबाइन इक्वेशन आ जाएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे होगा ये क्या होगा, PI = XI × P टोटल, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास PI XI, ये जो PI XI है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन है ऑफ द ith गैस रिस्पेक्टिवली। I मतलब ऐसे देखो, P1 P2 P3 P4 P5 P6 I तक चला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स है I कहने का मतलब। तो क्या होगा, प्रेशर पार्शियल प्रेशर है P
x मतलब मोल फ्रैक्शन है ith गैस का रिस्पेक्टिवली, और इफ़ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इज़ नोन, अगर हमें टोटल प्रेशर पता है तो इक्वेशन हम क्या ले सकते हैं, ये वाला टोटल प्रेशर, अगर हमें देखो P टोटल प्रेशर हमें पता है डायरेक्टली, ठीक है, मिक्सचर का, तो ये इक्वेशन लेके हम निकाल सकते हैं ना, अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। ओके, सो ये था आप लोगों का डाल्टन्स लॉ वाला। इसके बाद जो प्रॉब्लम 5.4 आती है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग ज़रूर से कर लिएगा, ठीक है। और अभी जो आज मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें वो आपको कंप्लीट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर, और कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना है। क्लियर? ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सके। ओके, एंड सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।